वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और वो 150 से लेकर के 350 के बीच का जो पीरियड है, तो वो ये इस पीरियड का जो 200 बरस का जो इतिहास है, इसको अंग्रेज लोगों ने एक तरह से डार्क एज समझ के छोड़ दिया था। इन्होंने उस पर काम किया, एक बड़ा काम है। किसी चीज को हिस्ट्री क्या करता है, भाई हड़प्पा मोहनजोदड़ो तो था ना भी पहले से, लेकिन हमको नहीं मालूम क्या होता है कि हमको जब उसकी खुदाई हुई तो 1921 से हमको उसका पता चलना शुरू होता है, इन्फॉर्मेशन हमको मिलना शुरू होता है। तो एक वैसे जैसे हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमको मिली, वैसे ही एस अल्तेकर, ये आपको केपी जायसवाल ने उस पीरियड का इतिहास लिख करके हम भारतीयों को अपने उस 200 बरस के इतिहास से परिचित करना है। एक बड़ा काम, तो ये उनकी महानता, उसका क्या कि ऐसा काम करना, कम समय में इतना बड़ा काम कर जाना। लेकिन इसमें भी उनका कमेंट्स जो खासतौर से आरजी भंडारकर का आप लोगों ने नाम सुना होगा, आरसी मजूमदार हैं, इन लोगों ने कुछ कमेंट्स किए हैं कि इन्होंने कुछ जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है कि नो एविडेंस नो हिस्ट्री। हिस्ट्री में अगर एविडेंस नहीं है तो इतिहास नहीं है, वो कथा कहानी है। इतिहास का कॉन्सेप्ट, इतिहास शब्द भी है ना, कल कभी मैं सोचता हूँ कि जो इतिहास शब्द भारत का शब्द दिया हुआ है, संस्कृत भाषा का शब्द है। अब बिहार में तो खासतौर से यहाँ लोग इति माने इतिहास माने कहानी करते हैं, लेकिन हम लोग उसको इतिहास के छात्र होने के नाते उसकी सही समझ पैदा करना चाहते हैं। जो इति शब्द संस्कृत का शब्द है, इति मीन्स ऐसा, फ मीन्स निश्चित रूप में, आस मीन्स था, ऐसा निश्चित रूप में था। ये इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ है, अगर इसका हम हिस्ट्री वर्ड को ऑपरेशन करके समझे तो, है ना। तो ऐसा निश्चित रूप का मतलब क्या है, विथ एविडेंस, माने प्राचीन अथर्ववेद में ये शब्द का मिलता है। और प्राचीन काल के लोगों ने कैसा इतिहास शब्द के लिए कैसा वर्ड चुना है, ये शब्द का चयन ही बहुत महत्वपूर्ण है कि हिस्ट्री सब नहीं हो सकता। हिस्ट्री वही हो सकता है तो निश्चित रूप में हो, जिसका एविडेंस हो, जिसका प्रूफ हो। कथा और कहानी एक अलग, आप लोग हिंदी के कहानी, उसमें भी कुछ ऐतिहासिक बातें होती है, एविडेंस होता है, लेकिन मोस्टली कथा जो नॉवेल है, कहानियाँ, उसमें कल्पना है। और वो जो हिंदी साहित्य कल्पना पर जो उसमें लिखे जाते हैं, इतिहास सच पर आधारित, तो इन पर थोड़ा इल्जाम लगता है कि आपने कुछ एग्जैगरेशन, मानो पुराण, इन सब चीज़ों को आपने इस्तेमाल किया है, आप कुछ बढ़ा चढ़ा के किया है। ये भी बात वहाँ पे आरजी भंडारकर और ये लोग सामने लाते हैं। आरसी मजूमदार भी इस बात को कहते हैं। इतना तो इनका एक किताब है, लेकिन इससे पहले जो ये विद्वान तो हैं इतिहास के, उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 12 आख्यान दिए लगातार, मनु और याज्ञवल्क्य के 12 आख्यान, समझ रहे हैं कितना पता होगा इस आदमी ने। मैंने सोचिए तो कुछ अजीब सा लगेगा कि एक टॉपिक पे 12 आख्यान दे देना मनु और याज्ञवल्क्य पर, कितना पढ़ा होगा इस आदमी, की समझ नहीं आता। पुरातात्विक अनुदान पर सर इनका खास तौर से जो काम है, आपका यहाँ पे जो पुरातत्व की बात अभी हुई है, तो पुरातत्व में 2 विषय आते हैं। एक इपिग्राफी होती है, दूसरा एक न्यूमिस्मेटिक वर्ड है। न्यूमिस्मेटिक वो कहते हैं स्टडी ऑफ कॉइन्स, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है, मुद्रा शास्त्र। और इसका भी इतिहास एक बहुत विचित्र इतिहास है भारत में। क्या है कि भारत में पहले गौरी का कॉन्सेप्ट है, पहले उससे पहले बार्टर सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। बार्टर सिस्टम समझते पहले, और नहीं कहते गाँव देहात में हमारे पास फूटी कौड़ी ना है। गाँव देहात में बहुत लोग कहते हैं कि पैसा नहीं दिखाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, क्या है फूटी कौड़ी भी नहीं, क्या पहले 3 फूटी कौड़ी बराबर 1 कौड़ी मान लिया जाता था, उसका भी सामान मिलता था। उससे पहले बार्टर सिस्टम का कौड़ी का काम, बार्टर सिस्टम है, वस्तु विनिमय। तो हमारे यहाँ जो पहला जो कॉइन्स का कॉन्सेप्ट आता है, वो आहत सिक्के के बारे में है। उसको हम लोग इंग्लिश में पंच मार्क कॉइन्स कहते हैं। और ये शुंग वंश के जो 6 सिक्के चांदी के साथ, उस पर इनका बहुत काम भी किया है उन्होंने। एक इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलता है। और सिक्कों के बहुत
मेहनत की है और सिक्कों का इन्होंने पहचान की किस युग का कौन सिक्का है। हम बताया बहुत कुछ बताया, बहुत काम है सर, अगर पूरा बताएं तो बहुत लंबा लगेगा सर। तो और मैं आगे बढ़